हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट्स के बारे में। और दोस्त, ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड हैं। 15 के 15 क्वेश्चन ही कथन और कूट पर आधारित हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में कथन और कूट वाले ही प्रश्न आते हैं और इनको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न ही ऐसे ही आ रहे हैं तो हमें पढ़ना भी ऐसा ही पड़ेगा, वरना हम क्वेश्चन डील नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन है कि कथन ए बोल रहा है प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है बल्कि दूरी का मात्रक है। जी दोस्त, प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। कारण क्या है? तो प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में निर्वात में तय करता है। ये भी सही है। मतलब प्रकाश वर्ष क्या है इसके बारे में ये जानकारी नीचे दिया गया है। मतलब कथन भी सही है और कारण इसका स्पष्टीकरण भी है। तो कथन ए और कारण दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान और उसकी मात्रक का गुणनफल हमेशा नियत रहता है। यदि मात्रक का आकार बदलता है तो उसका संख्यात्मक मान भी उसी अनुपात में बदलता है ताकि कुल मान समान रहे। जी दोस्त, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन कैसे सही है आइए समझ लेते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं 1 kg। ठीक है, तो 1 kg ये लिखते हैं। अगर हमें लिखना हो 500 ग्राम तो 500 ग्राम, दोनों द्रव्यमान ही है दोस्त। यहाँ क्या था कि एक छोटा मान लिए थे संख्यात्मक मान, तो 12 यूनिट था, और 12 मान लिए तो छोटा यूनिट है। मतलब ये दोनों क्या है, इस नंबर के अनुसार परिवर्तित होते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है ये। तो कथन ए भी सही है और आर भी सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन तीसरा क्या बोल रहा है कि कथन ये बोल रहा है कि कथन है रेडियन और एस्टेरेडियन पूरक मात्रक हैं और जिनकी बीमाएँ नहीं होती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। बीमा रहित राशियों के मात्रक नहीं हो सकते हैं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये गलत है। बीमा रहित राशियों के मात्रक हो सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि जिन राशियों का मात्रक है उनका बीमा होगा ही होगा। ठीक है, तो ऐसे भी राशियां हैं जिनकी मात्रक तो है लेकिन बीमा नहीं है। तो ठीक है, तो ए कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो इसमें दोनों सही है, ये गलत हो जाएगा। इसमें भी दोनों सही है, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें कथन ए सही है, कारण आर गलत है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कितना नंबर है? तो आगे क्वेश्चन हम देंगे 4 नंबर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? तो ये बोल रहा है यदि किसी समीकरण की दोनों पक्षों की बीमाएं समान हो तो वह समीकरण हमेशा भौतिक रूप से बिल्कुल सही होता है। ठीक है, और आगे बोल रहा है कारण विमीय रूप से संतुलित समीकरण के नियतांकों की शुद्धता की जांच की जा सकती है। ठीक है, तो ये जो है ना गलत है। क्या बोल रहा है? अब क्यों गलत है कि ये गलत है कैसे? ठीक है, तो यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों की बीमाएं समान है तो यह समीकरण हमेशा भौतिक रूप से बिल्कुल सही नहीं होगा। हो सकता है कि दोनों अलग अलग राशि हो और फिर भी उनकी बीमा समान हो, तो इसलिए ये गलत है और ये सही है। तो कथन गलत है और कारण सही है। तो कथन गलत है और कारण सही है, मतलब ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 5 नंबर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? तो 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द्रव्यमान, लंबाई, समय को मूल राशि माना जाता है क्योंकि इन्हें एक दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल दोस्त, ये क्या है? तो द्रव्यमान, समय और लंबाई ये मूल मात्रक है। इन्हें एक दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मतलब पदों में व्यक्त करने का मतलब है कि इन्हें बनाने के लिए, द्रव्यमान की मात्रा करने के लिए, लंबाई को बताने के लिए, समय को बताने के लिए, इनमें से ये स्वतंत्र रूप से हैं। ये खुद अपने में संपूर्ण है, अपने आप को बताने के लिए इन्हें किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। आगे कारण दिया गया है। तो कारण क्या है? यांत्रिकी में सभी भौतिक राशियों को केवल द्रव्यमान, लंबाई और समय के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। जी दोस्त, क्या है ना कि हम जब भी किसी राशि की बीमा लिखते हैं ना तो उसमें देखिए कि एम, एल, टी तो रहता ही है। एम द्रव्यमान के लिए, एल लंबाई के लिए और टी समय वगैरह, ये तीनों भौतिक इससे एक्स्ट्रा हो सकते हैं और लेकिन ये भी रहते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। तो सही तो दोनों है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। ठीक है, ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि माप में त्रुटि को पूरी तरह से कभी भी शून्य नहीं किया जा सकता, भले ही कितना भी सटीक उपकरण क्यों ना उपयोग किया जाए। ठीक है, क्योंकि हर मापन उपकरण की अपनी एक न्यूनतम सीमा होती है जिससे अधिक सटीकता संभव नहीं है। तो दोस्त, अगर हमें जांच करना हो, ये तो सही है और ये भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण है कि नहीं, ये जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला को नीचे वाला से मिला के पढ़ेंगे और बीच में क्या लगाएंगे, क्योंकि जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, माप में त्रुटि को पूरी तरह से कभी भी शून्य नहीं किया जा सकता, भले ही कितना भी सटीकता उपकरण का उपयोग क्यों न किया जाए, क्योंकि हर मापन उपकरण की अपनी एक न्यूनतम सीमा होती है जिससे अधिक सटीकता संभव नहीं है। तो दोस्त, अगर हम क्योंकि लगा के पूछते हैं सवाल, ये दोनों को रिलेट करते हैं और दोनों रिलेट कर पाते हैं ना, तो ये स्पष्टीकरण है। अगर नहीं कर पाते तो स्पष्टीकरण नहीं होता। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है 7 नंबर। तो 7 नंबर बोल रहा है कि यादृच्छिक त्रुटियों को बार बार परीक्षण लेकर उनका औसत निकालकर कम किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, यादृच्छिक त्रुटि परिणाम और दिशा में निहित होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है। तो ऊपर वाला सही है, मतलब कथन सही है, कारण गलत है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कथन है संख्या 0.007 में केवल एक सार्थक अंक है, जबकि संख्या 7.00 में 3 सार्थक अंक है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दशमलव के बाद अगर 0 हो तो 0 सार्थक अंक में नहीं आता है, लेकिन कोई अंक हो तो वो आता है, तो इसमें एक सार्थक अंक है। जबकि संख्या, ठीक है, 7.00 है, तो 00 सार्थक अंक में न आ जाते हैं। कब आते हैं? जब संख्या के बाद लिखे गए हों दशमलव और उसके बाद 0 हो, तो वो सार्थक अंक में आते हैं। ठीक है, लेकिन आगे ही कोई संख्या ना हो, दशमलव हो और बाद में भी 0 हो, तो वो सार्थक अंक में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। बोल रहा है कि किसी दशमलव संख्या में पहले गैर शून्यक अंक बाईं ओर और शून्यक दाईं ओर शून्यक सार्थक नहीं होता है, लेकिन अंतिम गैर शून्यक अंक के दाईं ओर के शून्यक सार्थक होते हैं। तो दोस्त, वही है जो मैं बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि स्पष्टीकरण, मतलब वही है। बोल रहा है कि संख्या, वैसी संख्या जो दशमलव 0 के बाद दशमलव हो और फिर 00 हो, तो उसमें सिर्फ जो संख्यात्मक मान होता है ना, वही सार्थक अंक होता है। ठीक है, और जबकि कोई संख्या दिया गया हो, ठीक है, और उसके बाद दशमलव में 00 हो, तो संख्या के बाद वाली सारी संख्याएं ही सार्थक अंक में आती हैं। तो मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है और उसका स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन 9 नंबर क्या कहता है? ये क्वेश्चन 9 नंबर कहता है दो राशियां को केवल तभी जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा जब उनकी बीमाएं समान हो। ठीक है, तो बिल्कुल सही, दो राशियों को हम तभी जोड़ सकते हैं जब उनकी बीमा और मात्रक समान हो। बल में समय जोड़ने पर हमें यह नई राशि की ऊर्जा की राशि प्राप्त होती है। ठीक है, कैसे? बल में हम समय को जोड़ सकते हैं क्या? देखिए ना, बल मतलब फोर्स और समय मतलब टी, दोनों को हम कैसे जोड़ सकते हैं? ये दूसरा राशि है, ये दूसरा राशि है, तो ये सही नहीं है, तो ये गलत है। मतलब कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 10 नंबर। क्या बोल रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कि किसी प्रयोग में जिस राशि की घात सबसे अधिक होती है उसकी मापन में हुई त्रुटि कुल त्रुटियों में सबसे अधिक योगदान देती है। ठीक है, कैसे? तो क्योंकि यदि है तो z में सापेक्ष त्रुटि होती है। तो दोस्त, ये बिल्कुल सही है और ये इसका स्पष्टीकरण भी कर रहा है। दोस्त, ये हैं सारे कथन और कूट वाले प्रश्न। दोस्त, ये हमें बोर करेंगे लेकिन इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आ रहे हैं और इन्हें अगर आप डील करना है तो इन्हें अधिक से अधिक ऐसे क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करें, तभी ऐसा हो सकता है। चलिए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो 11 नंबर प्रश्न कहता है कि एक अधिक यथार्थ माप हमेशा अधिक परिशुद्धता भी होती है, परिशुद्ध भी होती है। तो ये गलत है, परिशुद्ध नहीं होती है। ठीक है, कारण है यथार्थ इस बात पर निर्भर करती है कि मापा गया वास्तविक मान के करीब कितने करीब है, जबकि परिशुद्धता उपकरण के अल्पसंख्यक
मान पर निर्भर करता है, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, परिशुद्धता पर निर्भर नहीं करता है, तो ये गलत है। तो इसके कथन तो गलत है लेकिन कारण सही है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें कथन सही बताया है तो ये भी नहीं होगा, इसमें कथन गलत है, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, मतलब बड़ा वाला जी, एक विमीय नियतांक है। ठीक है, जी का मान पूरे ब्रह्मांड में नियत रहता है और इसकी बीमाएं होती हैं, तो बिल्कुल जी का मान पूरे ब्रह्मांड में नियत रहता है और इसकी बीमा भी होती है। और जी एक विमीय नियतांक है। हाँ दोस्त, विमीय नियतांक है, इसका मात्रक भी होता है। क्या होता है मात्रक? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये है इसका मात्रक। ठीक है, और ये ब्रह्मांड में नियत रहता है, हर जगह वही रहता है, कहीं नहीं बदलता है, और इसकी बीमा भी होती है। ठीक है, तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और इसका स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है, तो आप हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है, और कथन और कारण एक दूसरे के स्पष्टीकरण भी करते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न देख 13 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो बोल रहा है 13 नंबर प्रश्न कि पारसेक खगोलीय दूरियों को मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पारसेक वह दूरी है जहां पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 सेकंड का कोण बनाती है। बिल्कुल, पारसेक खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई है। क्यों? क्योंकि एक पारसेक वह दूरी है जहां पृथ्वी की कक्षा पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 सेकंड की कोण बनाती है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, अस्पष्टीकरण भी सही है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। ठीक है, प्रश्न क्या है कि विमीय विश्लेषण विधि का उपयोग करके जैसे जटिल संबंधों को आसानी से स्थापित किया जा सकता है। नहीं दोस्त, नहीं किया जा सकता। ठीक है, कारण क्या है? तो त्रिकोणमितीय और चरघातीय फलन बीमा रहित होते हैं। तो त्रिकोणमितीय साइन वाइन ये बीमा रहित होते हैं, तो ये सही है। ठीक है, और चरघातीय फलन भी, तो ये भी सही है। तो मतलब कथन तो गलत है, लेकिन कारण सही है। हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जब दो राशियों को गुना किया जाए तो परिणाम की अधिकतम सापेक्ष त्रुटि दोनों राशियों के सापेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। बिल्कुल सही है, बराबर होती है। जब त्रुटियां हमेशा जुड़ती हैं ताकि अधिकतम संभावित त्रुटि का पता लगाया जा सके, तो ये भी सही है। त्रुटियां हमेशा जुड़ी जाती हैं ताकि अधिकतम त्रुटि का पता लगाया जा सके। तो कथन भी सही है, करण भी सही है, और स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है, एक दूसरे से रिलेट करके आप क्योंकि बीच में लगा के देख सकते हैं, ये एक दूसरे को रिलेट करता है। तो ये कथन भी सही है, कारण भी सही है, और ये एक दूसरे को क्या स्पष्टीकरण भी करते हैं। तो दोस्त, ये थे मेजरमेंट के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कथन और कारण पे थे। ठीक है, इन्हें पढ़ना बेहद ज़रूरी है क्योंकि हमारे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो हम उन्हें डील नहीं कर सकते हैं। तो दोस्त, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।